अच्छा पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिया। तो फिर अगला चैप्टर है हमारा मतलब बल का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जिसमें हेडिंग डालो आप डायन, ठीक है। पार्ट 2 है ना, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट भी कर लिया था लेकिन सेकंड पार्ट है, ठीक है, याद है नहीं, सेकंड पार्ट है। तो उसके लिखो डायन हेडिंग डालो, ठीक है, डालिए। पेज नंबर कितने हैं तुम्हारे? 129, 144 पेज है। 144 की बुकलेट तुम्हें मिल जाएगी, बुकलेट नहीं देंगे, पूरी कंप्लीट नहीं देंगे, लिखना नहीं है, तुम्हें पूरी कंप्लीट बुक दे देंगे, मतलब पूरी बुकलेट बनेगी नहीं, फोटो कॉपी करवा दे देंगे, एक जितना पढ़ाएंगे उतना देते आएंगे, एक साथ नहीं देंगे, उसमें विजन में आना होगा तुम लोग। चलो देखो डाइन में, देखो एक डाइन वह बल है, देखो एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु, एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु, जो 1 ग्राम द्रव्यमान 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाकर उसमें उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके, का त्वरण उत्पन्न कर सके, त्वरण उत्पन्न कर सके। देखो एसआई पद्धति में कर सके, फिर लिखो एसआई पद्धति में, पद्धति का मतलब इसका मात्रक पूछ रहा है, एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है। बोल रहा है डाइन क्या है, एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाकर उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके। एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो डाइन का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग आ लो न्यूटन। न्यूटन हेडिंग डालो, ठीक है। देखो एक न्यूटन वह बल है, एक न्यूटन वह बल है, वह बल है, एक न्यूटन वह बल है जो किसी 1 ग्राम द्रव्यमान, जो किसी 1 ग्राम 1 ग्राम किलोग्राम लिखना, 1 केजी मतलब किलोग्राम, ऐसे लिख लो ज्यादा चलेगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, द्रव्यमान की वस्तु द्रव्यमान की वस्तु पर लगकर, वस्तु पर लगकर लगकर उसमें एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने में समर्थ हो या सामर्थ हो। ठीक है, देखो 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 kg मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन में मात्रक होता है, ये मात्रक होता है डाइन का 1 न्यूटन। उस पे 1 सेंटीमीटर को कंपेयर अगर दोनों में करोगे तो डाइन में 1 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर का फर्क था, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर है। ठीक, और इस पे 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, नोट कर लो। यहाँ पर एक बार याद रखना, न्यूटन इस पे डाइन में 1 ग्राम की बात हो रही है, लेकिन इस पे किसकी बात हो रही है, 1 केजी की बात हो रही है, 1 किलोग्राम की। ठीक है, अब लिखो अगला, ये हो गया पूरा, लिख लिया। ठीक, आगे लिखो। खा पी के तुम जाए नहीं होंगे, शाम तक बना कर लेना चाहिए था। देखो डाइन तथा न्यूटन के बीच संबंध, देखो डाइन तथा न्यूटन के बीच, अब से ग्रेड 1 न्यूटन के बीच डाइन तथा न्यूटन के बीच संबंध। ठीक, तो इसके लिखो 1 न्यूटन बराबर होता है, लिखोगे यहाँ पे 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, यही मैंने बताया था। ठीक, 1 केजी न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 1 2 3 4, तो 1 घात बराबर 10, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। हाँ, बंद नहीं करना है, ऐसे बंद करना है। तो पूछा जाएगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना होगा, 10 की घात 5 डाइन। और ये भी लिख लेना कि 1 डाइन बराबर होता है 10 की घात -5 न्यूटन। ऐसे हम लगा देना, 2 फार्मूले बन गए हमारे। 1 डाइन बराबर 10 की घात 5 न्यूटन और 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। डाइन की याद करते हैं, भूल में भी याद आती है, 1 डाइन बराबर 10 भूल। सो मत चैप्टर बहुत बड़ा है, लिख लिया, जल्दी नोट करो। आज संडे है, आज पहले किताबें लानी है, उसके बाद कुल मिलाकर 1000 रुपये खर्च होना है। ये 10-5 लाख खर्च करने वाले हैं। 1 लाख फीस जमा करते हैं। ठीक है, चाहते तो जमा करके बाइक खरीदे थे अपाची, समझे, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा महंगी नहीं है क्या बाइक, बाइक खैर ज़्यादा नहीं है, 2 महीने की सैलरी 3 महीने की सैलरी और मतलब काम तमाम हो जाएगा।
लेकिन करना है। ये पेन कहाँ से मिलते हैं? चलो आगे लिखो, बल का गुरुत्वीय मात्रा शांत रहो, बल का गुरुत्वीय मात्रा हेडिंग डालो, बल का गुरुत्वीय मात्रा, बल का गुरुत्वीय मात्रा हेडिंग डालो। तो देखो जितना हम लिखवा रहे हैं ना, ये एक तरीके का बेसिक है। बेसिक का मतलब ये लिखवाया नहीं जाता है, बस सीधे बोलिए ना गुरुत्वीय मात्रा क्या होता है, कितना होता है, बस इतना ही। मोस्टली हर किसी में यही चलता ही है, सिर्फ मान इसका, इसकी डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछता है। तो लिखो, लिखो बल का गुरुत्वीय मात्रक उस बल के समान होता है, बल का गुरुत्वीय मात्रक, बल का गुरुत्वीय मात्रक उस बल के समान होता है, उस बल के समान होता है जो किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर, जो किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर, लगकर उसमें गुरुत्वीय त्वरण जी, लगकर उसमें गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर त्वरण उत्पन्न कर दे, के बराबर त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, फिर आगे इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, लिख लेना, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक, सीजीएस में इसका मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, लिख लेना, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन, 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन। हाँ, और MKS पद्धति में मात्रक होता है इसका 1 किलोग्राम भार बराबर 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो जी का मान होगा 9.8 न्यूटन, और कहीं कहीं से 10 भी मांग लिया जाता है। क्या मांग लिया जाता है? 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं, मतलब दो होते हैं, कहीं कहीं शुद्धता के लिए 9.8 और लगभग के लिए 10 न्यूटन मांगते हैं। कोई प्रॉब्लम है? ठीक, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन, और एमकेएस पद्धति में 1 केजी भार बराबर 9.8 न्यूटन डाइन होता, मतलब न्यूटन होता है। ठीक है, तो बल का गुरुत्वीय मात्रक का मतलब होता है, बल का गुरुत्वीय मात्रक उस बल के समान होता है जो किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगकर उसमें गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर त्वरण उत्पन्न कर दे। हमने कहा कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन, और एमकेएस पद्धति में 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन या 10
10 न्यूटन भी बोल सकते हैं। हो सकता है। हाँ, इसे गेट ओपन कर दो, आवाज आ रही है। नहीं पूरा नहीं, बस ठीक है। नहीं ठीक है, आगे लिखो। आवेग इम्पल्स क्या होता है? आवेग को बोलते हैं इम्पल्स, IMPULSE। आवेग। हाँ आवेग। हेडिंग डालो आवेग, ये डेरिवेशन है, ऐसे देख लेना। ठीक, इम्पल्स लिखो। माना n द्रव्यमान की किसी गतिशील वस्तु पर, माना m द्रव्यमान की गतिशील वस्तु माना m द्रव्यमान की गतिशील वस्तु पर एक नियत परिमाण, एक नियत परिमाण का बल F, उसकी प्रारंभिक गति की दिशा में, उसकी प्रारंभिक गति की दिशा में एक सूक्ष्म समांतराल डेल्टा टी के लिए लगकर उसका वेग u से v कर देता है, तब न्यूटन के द्वितीय नियम से, F बराबर m मल्टीपल a, ये होता है न्यूटन द्वितीय नियम। तब क्या हो रहा है, वेग में से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ ये हो जाएगा m मल्टीपल डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो इसे लिखेंगे m मल्टीपल डेल्टा v का मतलब क्या होता है, v2 माइनस v1, मतलब वेग में परिवर्तन v माइनस u अपॉन डेल्टा t लिख सकते हो। ठीक, अब इसे लिखेंगे, अब इसका डेल्टा टी का मल्टीपल में करवा दो, तो इसका गुणा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f गुणे डेल्टा टी बराबर हो जाएगा m ऑफ v माइनस u। इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक, क्योंकि बोल रहा है उसका वेग कहाँ से हो रहा है परिवर्तन, u से v हो रहा है। क्या हो रहा है, u से v हो रहा था, तो m ऑफ v माइनस u अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी का क्या करिए, ऐसे सीधे गुणा करवा दिया तो f में हो गया,
इक्वल टू क्या देगा एम डॉट वी माइनस यू। अब इसके आगे लिखो किसी वस्तु पर आरोपित बल, लिखो किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं वह समांतराल जिसमें वह बल वस्तु पर क्रियाशील रहा है, वस्तु पर क्रियाशील रहा हो के रहा हो या रहा हो के गुणनफल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ये तुम्हारा आवेग का मामला होता है। ठीक आवेग कहते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे अभी देखो उसमें थोड़ा और लिखना है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और कुछ लिखवाना भी। ठीक है देखो आवेग का मतलब होता माना है द्रव्यमान की कोई गतिशील वस्तु एक नियत परिमाण का बल F, नियत परिमाण का बल F उसकी प्रारंभिक गति की कौन सी गति, प्रारंभिक गति की दिशा में ही एक शून्य समांतराल डेल्टा टी के लिए लगकर उसका वेग क्या कर देता है, u से v कर देता है। तब न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है F बराबर ma होता है, याद रखना। और त्वरण क्या होता है, वेग v से मतलब u से v कर देना। तो m बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मतलब वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो m मल्टीपल डेल्टा v अपॉन डेल्टा t है। उसके बाद हमने क्या किया कि वेग में परिवर्तन हो रहा था v से u, ठीक, मतलब u से v हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने डेल्टा टी का मल्टीपल f में बना दिया, तो ये हो गया f मल्टीपल डेल्टा टी इक्वल टू m मल्टीपल v माइनस u। इसे समीकरण 1 मान लिया। फिर हमने लिखा कि किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं वह समय अंतराल जिसमें वह बल वस्तु पर क्रियाशील रहा हो या उसके गुणनफल को आवेग कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे पॉइंट में इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। आगे इसमें लिखो इसका मात्रक, देखो इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक में इसको लिखो न्यूटन सेकेंड। मात्रक लिखो इसका न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन होता है इसका न्यूटन सेकेंड, क्योंकि अभी हमने निकाला था, देखो मात्रक कैसे आ गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था F मल्टीपल डेल्टा टी। तो F का क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, और डेल्टा टी का क्या होता है,
सेकेंड, तो न्यूटन पर सेकेंड, क्योंकि टी का पूरा मात्रा क्या होता है सेकेंड। आगे लिखो, और होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और होता है इसका मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यह ऐसे लिख लेना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मात्रक होता है इसका। देख लिया। अब आगे लिखो, इसमें यदि समीकरण एक में u बराबर जीरो रख दे, यह लिख लो, यदि प्रारंभिक वेग शून्य हो, u बराबर शून्य हो, तो समीकरण एक से इसका क्या निकल के फॉर्मूला आएगा, एफ मल्टीपल डेल्टा टी बराबर आएगा बी। ठीक, उसके बाद देखो, जिसे एफ मल्टीपल डेल्टा टी को लिखते हैं जे, तो जे बराबर हो जाता है, ये तो एन बी होगा ना, तो जे मल्टी बराबर एम बी, तो ये तुम्हारा जे का मामला होता है आवेग बराबर एम बी। ठीक है, आवेग जो होता है वो संवेग के ही बराबर होता है। ठीक, ये लिख लो, एफ गुणा डेल्टा टी बराबर होता है जे, याद रखना। एक और होता है मामला, जे बराबर एफ गुणे डेल्टा टी, एक ये भी होता है बल गुणे समय परिवर्तन, बल गुणे समय परिवर्तन, इसका फॉर्मूले लिख लेना अच्छे से, बल गुणे समय परिवर्तन। फिर हेडिंग लिख डालो, आवेग के उदाहरण। अब से ये सब कर लिया पूरे मास्टर के लिए। अगली हेडिंग डालो, आवेग के उदाहरण। आवेग के उदाहरण देखो, इसमें किसी वस्तु के आवेग देने के लिए एक बड़ा बल बहुत थोड़े समय के लिए लगाया जाता है। किसी वस्तु के आवेग देने के लिए एक बड़ा बल बहुत थोड़े समय के लिए लगाया जाता है। एक बड़ा बल बहुत थोड़े समय के लिए लगाया जाता है। ठीक है, इसको मैं समझ रहे हो ना। किसी वस्तु के आवेग देने के लिए एक बहुत बड़ा बल होता है, जो क्या होता है थोड़े समय के लिए लगता है। ठीक है, जैसे लिखो, बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर चोट मारकर गेंद को दूर भेजना। तो बल्ले से एक थोड़े समय के लिए लगता है, लेकिन लगता कितनी तेज है, पता नहीं बाउंड्री पर मार जाती है ना। तो यही क्या होता है आवेग। देखो, बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर चोट मारकर गेंद को दूर भेजना।
हथौड़े द्वारा कील को ठोकना, हथौड़े द्वारा कील को ठोकना, ये सब काम के होंगे। कील को ठोकना, ये तो मिल जाता किया करते, कील ठोकी है नहीं किया, नहीं किया ये भी किया होगा क्रिकेट तुम्हारे तो देखा है। हथौड़े द्वारा कील को ठोकना मतलब एक बहुत बड़ा बल होता है, कितने समय के लिए लगता है, 1 सेकंड के भी नहीं लगता है, और एक बार में किया भारी बल उसका काम करा, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेग ही कहते हैं। पहले पता था कि क्रिकेट में जब गेंद को मारते हैं तो क्यों दूर जाती है, आवेग के कारण जाती है। ठीक है, फिर आगे अगला नंबर लिखो, क्रिकेट की गेंद को कैच लेना है, महाराष्ट्र ले जाएगी ना लायक बल्ले में छेद कर दो, हाँ छेद कर दो, तुम्हारे लगेगा कोई दिक्कत नहीं, मुँह से क्रिकेट की ऐसा करेंगे कि फंस जाए। हाँ गेंद को कैच लेना, ये नहीं, हाँ तुम्हारा वो नहीं है फालतू में कराएगा। जब बोल रहे हैं गेंद आती है हाथ में तो थोड़े समय के लिए बल लगता है ना, लेकिन क्या होता लगता है ना कि उससे लगता है कि धमकी तक पकड़ रहे थे बॉल को नीचे तक ले जाते ना, उसी के डायरेक्शन में ले जाते, उसकी धमकी ऐसा है कि हम पकड़ लिए थे, हाँ ऐसे पकड़ ली। कीपर कैच होता है तो ऐसे होता है कभी, और क्या कुछ ना कुछ हाथ को उसकी डायरेक्शन में ले जाया जाता है। ठीक है खेलना, 10 किलो का लोहे का वो था ना, 10 किलो का लोहा किया धोती का। हाँ फिर आगे लिखो, क्योंकि एक नोट पॉइंट डालो इसी में और लिख लो, देखो उसमें ये दिया गया, आवेग पर बल घटाने के लिए, आवेग पर बल घटाने के लिए, आवेग पर बल घटाने के लिए, बल घटाने के लिए, आवेग पर बल घटाने के लिए समय को बढ़ाया जाता है, समय को बढ़ाया जाता है। आवेग पर देखो लिखा है ना, आवेग का जो बल होता है उसको घटाने के लिए हम समय को बढ़ाते हैं। समय का मतलब होता है कि उसको काफी देर तक उसी डायरेक्शन तक हम अपना हाथ ले जाते हैं। आवेग पर बल घटाने के लिए समय को बढ़ाया जाता है। अभी कम से कम 33 मिनट, ठीक है। अब आगे लिखो, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम बहुत ही बेहतरीन है चैप्टर ये। देखो ये दोनों क्या है, पेंड है, ए और बी, इस पर बल लग रहा है एफ, इस पर लग रहा है बल एफ, लेकिन इस पे बल लग रहा है एफ ए बी और इस पे लग रहा है एफ बी। कैसे लगेगा भी लोग लिखते हैं, देखो प्रत्येक क्रिया के बराबर, इस पे लिखो प्रत्येक
क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। देखो, क्रिया तथा प्रतिक्रिया परिणाम के समान, क्रिया ऐसे लिखना पॉइंट बना के, क्रिया तथा प्रतिक्रिया, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल परिमाण के समान तथा दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, ना कि एक ही वस्तु पर एक साथ, ना कि एक ही वस्तु पर एक साथ। अभी डायग्राम जो है ना, डायग्राम बना लें। अब डायग्राम के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, डायग्राम के बारे में, माना वस्तु ए तथा बी पर लगाया जाने वाला बल FAB है। माना वस्तु ए तथा बी पर लगाया जाने वाला बल FAB, लगाया जाने वाला बल FAB है। इसको वेक्टर में लिख लेना, F वेक्टर AB है, तथा वस्तु B द्वारा A पर लगाया जाने वाला, वस्तु A द्वारा, ऐसा लिखना, माना वस्तु A द्वारा B पर लगाया जाने वाला बल FAB है, तथा वस्तु B द्वारा, अब सेम इसका उल्टा ले लो, वस्तु B द्वारा A पर लगाया जाने वाला बल F वेक्टर BA है। तब लिखो, तब न्यूटन के सेकंड नियम से, सेकंड लॉ, लॉ का मतलब होता है नियम, FAB प्लस FBA, FAB प्लस FBA वेक्टर बराबर 0। तब ये आ जाएगा FAB वेक्टर बराबर माइनस का FBA वेक्टर, जो क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया के बराबर होता है। क्योंकि बहाबल जो होता है टोटल, इनका लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि बहाबल लिख लेना, क्योंकि बहाबल शून्य है, शून्य, ठीक है, लिख लेना, क्योंकि बहाबल शून्य है, अतः F वेक्टर AB प्लस F वेक्टर BA बराबर 0, तथा F वेक्टर AB बराबर माइनस का F वेक्टर BA। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए।
क्लियर है? अब जब एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। दिया गया है न्यूटन के गति के तृतीय के नियम अनुसार, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार उसका कहने का मतलब है कि जो हमारी प्रत्येक क्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर एवं विपरीत दिशा, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। देखो डायरेक्शन कैसे रहती है, होती लेकिन डायरेक्शन हो जाती है अपोजिट। कैसे हो जाती है? अपोजिट हो जाती है, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा, ऐसे डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे डायरेक्शन कैसे विपरीत है। फिर पॉइंट लिखा है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान, परिमाण में कैसे होते हैं? समान तथा दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर, हाँ भिन्न भिन्न दोनों वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं, ना कि एक ही वस्तु पर एक साथ। उस देखो न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि ये हमेशा दो वस्तुओं के बीच पर ही रहता है, ठीक है, एक वस्तु पर नहीं रहता है। फिर हमने कहा कि माना वस्तु ए द्वारा बी पर लगाए जाने वाला बल F वेक्टर ए बी तथा वस्तु बी द्वारा ए पर लगाया जाने वाला बल F वेक्टर बी ए है, तब न्यूटन के सेकंड नियम से F वेक्टर ए बी प्लस F वेक्टर बी ए बराबर 0, ठीक, क्योंकि वहां बल शून्य है, अतः F वेक्टर ए बी बराबर माइनस F वेक्टर बी ए। इसी को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं न्यूटन का। ये डायग्राम बना लेना, डायग्राम पेपर में तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। m द्रव्यमान में कोई दो पिंड थे, नंबर ए पिंड है और बी जिसका मास ma और मास mab है, तब क्रिया बल Fab और प्रतिक्रिया बल क्या है? Fba है। फिर लिखो, ठीक है, फिर ये